हेलो दोस्तों। फरवरी में इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी या आईईए ने अपना एनुअल इलेक्ट्रिसिटी आउटलुक पब्लिश किया था। उसने आने वाले साल की काफ़ी काम पिक्चर पेंट की थी। पर जब आईईए जुलाई में अपने इलेक्ट्रिसिटी मिड ईयर अपडेट 2026 के साथ वापस आया तो टोन ड्रामेटिकली बदल चुका था। अलग अलग कंट्रीज में इलेक्ट्रिसिटी मार्केट अचानक बहुत अलग तरीकों से बिहेव कर रहे थे और एक ऐसी स्टोरी बता रहे थे जिसे आईईए ने खुद साल के स्टार्ट में एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। फेब्रुअरी आउटलुक के हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी डिमांड 2030 तक हर साल अराउंड 3.6% बढ़ने की एक्सपेक्टेशन थी, जो ओवरऑल एनर्जी डिमांड से लगभग 2.5 गुना फास्ट है। मतलब हमारी इकोनॉमी स्टेडीली और ज्यादा इलेक्ट्रीफाइड हो रही थी। उस डिमांड को मीट करना भी मैनेजेबल लग रहा था। क्लीन एनर्जी इतनी तेजी से बढ़ रही थी कि ग्रोथ के ज्यादातर पार्ट को कवर कर सके और ग्रेजुअली फॉसिल फ्यूल्स के शेयर को कम कर सके। गैस फ्लेक्सिबल बैकअप का रोल प्ले करता जब हवा नहीं चल रही होती या सूरज नहीं चमक रहा होता और रिन्यूएबल एनर्जी डिप हो जाती। उस सिचुएशन में कोल का यूज कम होता रहता। 2025 में चाइना और इंडिया दोनों ने एक साथ कोल फायर्ड जनरेशन को कम होते देखा, जो रेयर था। उसने आईईए को कॉन्फिडेंस दिया कि पावर सेक्टर एमिशंस डेकेड के एंड तक फ्लैट रहेंगे, भले ही इलेक्ट्रिसिटी डिमांड बढ़ती रहे। पर वो कॉन्फिडेंस एनुअल एवरेजेस पर टिकी थी। लेट फरवरी के एक शॉक ने ये एक्सपोज कर दिया था कि वो एवरेजेस क्या नहीं दिखा सकते थे। गल्फ में हॉस्टिलिटीज ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू जाने वाली शिपमेंट्स को डिस्टर्ब कर दिया। पूरी दुनिया के एलएनजी का एक बड़ा हिस्सा इस चैनल से होकर ही गुजरता है। स्प्रिंग के काफी पार्ट के लिए ग्लोबल एलएनजी सप्लाई का लगभग 1/5 पार्ट मूव होना बंद हो गया। एशिया और यूरोप में गैस प्राइसेस 2022 एनर्जी क्राइसिस के बाद से अपने हाईएस्ट लेवल्स पर पहुंच गए। एशियन स्पॉट प्राइसेस ऑन एन एवरेज प्री क्राइसिस लेवल से 65% से ज्यादा ऊपर थे, जबकि यूरोप का बेंचमार्क 50% से ज्यादा बढ़ा। इसका इम्पैक्ट इलेक्ट्रिसिटी मार्केट्स में बहुत अलग तरीके से दिखा। जहां कुछ कंट्रीज में प्राइसेस बढ़े, दूसरों में वो लगभग आधे हो गए और फाइनली कुछ कंट्रीज ने तो इलेक्ट्रिसिटी यूज पर ही लिमिट्स लगा दिए। तो सेम फ्यूल शॉक ने अलग इकोनॉमीज को अलग तरीके से अफेक्ट किया और आईईए का लेटेस्ट अपडेट यही स्टोरी बताता है। आज के इस वीडियो में हम आईईए के रिपोर्ट के थ्रू ऑयल एंड गैस शॉक का इम्पैक्ट समझेंगे। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि अपडेट ने कौन से चेंजेस की बात की। फिर हम इस शॉक के अलग अलग देशों पे इम्पैक्ट्स भी देखेंगे। एंड में हम इस शॉक के इंडिया पे इम्पैक्ट पे भी फोकस करेंगे। मैं हूं आपका होस्ट देव, आप देख रहे हैं मार्केट्स बाय ज़ीरोधा हिंदी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि अपडेट में क्या अलग हुआ। ग्लोबल एलएनजी के 20% के मार्केट से निकलने और इसके प्राइस के आधे या उससे भी ज्यादा से बढ़ने के कारण इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए गैस प्लांट चलाना इंपोर्टेड गैस पर डिपेंड करने वाले हर देश में अचानक ज्यादा महंगा हो गया। जुलाई अपडेट साल के बाकी हिस्से में इस डेवलपमेंट को ट्रेस करता है। आईईए ने एक्सपेक्ट किया था कि गैस फायर्ड जनरेशन 2026 में बढ़ेगा, लेकिन अब 2026 में इसके ब्रॉडली फ्लैट रहने का फोरकास्ट है। ये 2020 और 2022 के डिस्ट्रप्शंस के बाद इस डेकेड में बिना किसी मीनिंगफुल ग्रोथ का तीसरा साल होगा। इस बीच कोल से एक्सपेक्टेड डिक्लाइन की जगह अब लगभग 1.4% ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। इसका एक हिस्सा यह है कि गैस बहुत महंगा हो गया है। जब गैस प्लांट चलाना कोल प्लांट से ज्यादा महंगा हो जाता है तो यूटिलिटीज जहां हो सके वहां स्विच कर लेती है। ये जर्मनी और पोलैंड जैसे कंट्रीज में सबसे ज्यादा हुआ था, जहां महंगे गैस ने कोल के एक्सपेक्टेड डिक्लाइन को रिवर्स कर दिया। जर्मनी में एक गैस प्लांट चलाना एक कोल प्लांट चलाने से महंगा हो गया। पर एक्सपेंसिव गैस अकेला रीजन नहीं था। चाइना और इंडिया में वेदर ड्रिवन कोल जनरेशन के इंक्रीजेस ने भी ग्लोबल फोरकास्ट को बढ़ाया। इसके कारण पावर सेक्टर एमिशंस अब 1% से थोड़ा ज्यादा बढ़कर रिकॉर्ड हाई पर पहुंचने का फोरकास्ट है। आईईए एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये लेवल्स एक्चुअली प्लेटू या फ्लैट होंगे। एजेंसी अभी भी एक्सपेक्ट करती है कि एमिशंस 2027 में फिर से फ्लैटन हो जाएंगे, जो ये सजेस्ट करता है कि ये एक 1 ईयर बम्प है। इस सेम एलएनजी शॉक ने इंपोर्टेड गैस पर डिपेंड करने वाली हर देश को हिट किया। पर इस शॉक का इंपैक्ट हायर इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस, ज्यादा कोल या कम इलेक्ट्रिसिटी में से कैसे दिखा, ये 4 चीजों पर डिपेंड करता था। पहला, किसी कंट्री को एक्चुअली कितने इंपोर्टेड गैस की जरूरत है। दूसरा, क्या इलेक्ट्रिसिटी प्राइस गैस से डिसाइड होता भी है या नहीं। कई कम्पिटिटिव इलेक्ट्रिसिटी मार्केट्स में डिमांड बढ़ने पर पावर प्लांट सबसे चीपेस्ट से सबसे एक्सपेंसिव की तरफ स्विच करते हैं। डिमांड मीट करने के लिए जरूरी लास्ट प्लांट उस पीरियड में सेल होने वाले इलेक्ट्रिसिटी के हर यूनिट के लिए होलसेल प्राइस सेट करता है। तो अगर वो लास्ट प्लांट गलती से एक्सपेंसिव इंपोर्टेड गैस पर चलता है तो गैस जनरेशन का एक छोटा हिस्सा भी पूरे मार्केट में इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस को बढ़ा सकता है। रिन्यूएबल्स इस इक्वेशन को बदल देते हैं। हर वो घंटा जिसके लिए सोलर, विंड या हाइड्रो डिमांड को मीट कर सकते हैं, वो एक ऐसा घंटा होता है जब गैस प्राइस को सेट नहीं कर सकता। ये एक रीजन है कि इस शॉक का इम्पैक्ट 2022 से कम था
और तब भी कंज्यूमर्स हमेशा पूरा इंक्रीज नहीं देखते। कई गवर्नमेंट्स रिटेल टैरिफ्स कैप या लिमिट करती हैं, प्राइसेस रेगुलेट करती हैं या हाउस होल्ड पर हायर कॉस्ट पास ऑन करने में डिले तक करती हैं। तीसरा फैक्टर ये है कि जब गैस एक्सपेंसिव हो जाता है तो किसी देश के पास क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं। ये कोल, डोमेस्टिक गैस, न्यूक्लियर, इंपोर्टेड पावर, बैटरीज या डिमांड को दिन के किसी दूसरे टाइम में शिफ्ट करने की एबिलिटी हो सकती है। और चौथा फैक्टर है कि गवर्नमेंट्स कैसे रिस्पॉन्ड करती हैं, मतलब प्राइसेस बढ़ने देके, उन्हें कैप करके, मार्केट सस्पेंड करके या लोगों से पावर कम यूज करने कह के। यूरोप और जापान सबसे ज्यादा एक्सपोज देशों में से थे। दोनों इंपोर्टेड गैस पर हेविली रिलाई करते हैं, दोनों गैस को होलसेल इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस सेट करने देते हैं और दोनों ज्यादातर उन प्राइसेस को कंज्यूमर्स पर पास ऑन करते हैं। तो शॉक मेनली हायर इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस जैसे दिखे। होलसेल प्राइसेस सेकंड क्वार्टर में ईयर ऑन ईयर 30% से ज्यादा बढ़े, जबकि जापानीज पावर ऑन एन एवरेज $90 पर मेगावाट आवर्स के पास रहा। बांग्लादेश और पाकिस्तान भी उतने ही एक्सपोज थे, पर उनके पास बहुत कम ऑप्शंस थे। दोनों इंपोर्टेड स्पॉट एलएनजी पर रिलाई करते हैं, उनके पास लिमिटेड सब्स्टिट्यूट्स हैं और वो फ्यूल कॉस्ट में इतना शार्प इंक्रीज अब्सॉर्ब नहीं कर सकते थे। तो प्राइसेस को बढ़ने देने के बजाय दोनों गवर्नमेंट्स ने कंजर्वेशन मेजर्स लगाए, जिससे इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम हो गया और इवेंचुअली कुछ ब्लैकआउट्स भी हुए। फिलीपींस ने अपने होलसेल इलेक्ट्रिसिटी मार्केट को 5 हफ्तों के लिए सस्पेंड करके और इसे एडमिनिस्ट्रेड मार्केट प्राइसेस से रिप्लेस करके एकदम अलग रूट चूज किया। यूनाइटेड स्टेट्स ने इस शॉक को बेयरली नोटिस किया। होलसेल इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस सेकंड क्वार्टर में ईयर ऑन ईयर फ्लैट थे। पुराने प्राइस इंक्रीजेस जनवरी में विंटर स्टॉर्म से आए थे, एलएनजी शॉक से नहीं। क्योंकि यूएस अबंडेंट डोमेस्टिक गैस प्रोड्यूस करता है, ये ग्लोबल एलएनजी मार्केट से ज्यादातर हिस्से के लिए सेफ ही रहा। ऑस्ट्रेलिया इन सब से दूसरी तरफ चला गया। होलसेल इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस सेकंड क्वार्टर में ईयर ऑन ईयर लगभग 45% गिर गए, जो साल के फर्स्ट हाफ में ऑन एन एवरेज $47 पर मेगावाट आवर रहे। ऐसा ऑयल एंड गैस शॉक के बावजूद हुआ। कैसे? क्योंकि स्ट्रॉन्ग रिन्यूएबल जनरेशन और एक तेजी से बढ़ते बैटरी फ्लीट ने एक्सपेंसिव गैस और कोल को सिस्टम के बाहर ही रखा, ये इंश्योर करते हुए कि उन पर रिलाई ना किया जाए। नई बैटरीज ने मिड डे सोलर के अमाउंट को ट्रिपल कर दिया, जिसे इवनिंग में शिफ्ट किया जा सकता था। मतलब ऑस्ट्रेलिया ने क्राइसिस आने से पहले ही अपना प्रोटेक्शन बिल्ड कर लिया था। इंडिया के होलसेल इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस एक्चुअली लगभग 10% गिर गए, जो सुनने में अच्छा लगता है, पर इसमें एक कंडीशन है। इंपोर्टेड एलएनजी इंडिया के ग्रिड पर प्राइस बहुत कम कंट्रोल करता है, क्योंकि ये देश के ओवरऑल पावर जनरेशन मिक्स में एक बहुत छोटा रोल प्ले करता है। तो ग्लोबल गैस प्राइसेस बढ़ने का होलसेल इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस पर ना के बराबर इन्फ्लुएंस था। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम अफेक्ट नहीं हुए थे, क्योंकि इंडिया में पावर जनरेशन के लिए यूज होने वाली ज्यादातर गैस डोमेस्टिक फील्ड से आती है। रेगुलर इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस शॉक से प्रोटेक्टेड थे, लेकिन इंपोर्टेड गैस पर रिलाई करने वाले फैक्ट्रीज नए हाई प्राइसेस अफोर्ड नहीं कर सकते थे। इसीलिए ओवरऑल गैस फायर्ड जनरेशन 15% गिर गया। मतलब प्राइसेस का इंपैक्ट कंज्यूमर पावर बिल्स के बजाय इंडस्ट्रियल प्लांट्स पर पड़ा। लेकिन इंडिया के लिए बड़ा चैलेंज गैस नहीं, हीट था। इलेक्ट्रिसिटी डिमांड साल के फर्स्ट हाफ में लगभग 6% बढ़ा और मई में 11% बढ़ा, जब सिवियर हीट वेव ने कूलिंग डिमांड को रिकॉर्ड लेवल्स पर पहुंचा दिया। 21 मई को पीक डिमांड 270.8 गीगावाट्स के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई और ग्रिड ने इसे हैंडल किया, जिसमें सोलर ने आफ्टरनून डिमांड के लगभग 25% को सप्लाई किया। रियल टेस्ट सनसेट के बाद आया। सोलर जनरेशन कम हो गया जब डिमांड हाई रही, जिसने ग्रिड को कोल और गैस पर काफी ज्यादा डिपेंड करने पर फोर्स किया। कभी कभी तो वो भी काफी नहीं था। पावर शॉर्टफॉल साल के पहले 5 महीनों में डबल से ज्यादा हो गए और अप्रैल में पंजाब और हरियाणा जैसे स्टेट्स के मंथली इलेक्ट्रिसिटी डिमांड का 2% तक अनमेट रहा। समर का लोड हैंडल करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने इंपोर्टेड कोल प्लांट्स को अप्रैल से जून तक फुल कैपेसिटी पर चलने का ऑर्डर दिया, जैसे इसने रीसेंट समर्स में किया है। कोल जनरेशन 3.5% बढ़ा, न्यूक्लियर आउटपुट 11% से ज्यादा बढ़ा क्योंकि एक नया रिएक्टर ऑनलाइन आया और पावर सेक्टर एमिशंस लगभग 3% बढ़ने की एक्सपेक्टेशन है। ये एक्सपेंसिव इंपोर्टेड गैस का रिस्पॉन्स नहीं था, ये वो तरीका था जिससे इंडिया ने सनसेट होने के बाद एक्सट्रीम समर डिमांड को मैनेज किया। आईईए अभी भी मानता है कि ये एक टेम्परेरी सेटबैक है। ये एक्सपेक्ट करता है कि गैस मार्केट्स रिलैक्स होंगे, वेदर कंडीशंस भी नॉर्मलाइज होंगी और पावर सेक्टर एमिशंस 2027 में फिर से फ्लैटन हो जाएंगे। पर वो आउटलुक ये अज्यूम करता है कि अगला शॉक इस वाले से हल्का हो। एक कंपैरिजन इस लेसन को दिखाता है। ऑस्ट्रेलियन होलसेल इलेक्ट्रिसिटी इस साल ऑन एन एवरेज लगभग $47 पर मेगावाट आवर्स पर रहा। इंडिया का एवरेज लगभग $48 रहा। ऑलमोस्ट सेम प्राइस, पर ऑस्ट्रेलिया वहां टाइम से पहले ऐसे ग्रिड में इन्वेस्ट करके पहुंचा जो रिन्यूएबल्स और बैटरीज पर लीन कर सकता था। इंडिया वहां इसलिए पहुंचा क्योंकि इंपोर्टेड एलएनजी का उसके पावर मार्केट में बहुत ज्यादा इंपैक्ट ही नहीं है।
दोनों देशों के प्राइसेस लगभग सेम थे, लेकिन दोनों अलग कारणों से इंश्योर्ड थे। तो आपको क्या लगता है, ये ऑयल एंड गैस इंस्टेबिलिटी कब तक चलेगा? जब सिचुएशन स्टेबल होगी भी तो उसके रिस्पॉन्स में अलग अलग देशों पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हो, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।